आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ जनरली इंटरफेरेंस में होता है, तो हम लोग उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, क्या है ये अध्यारोपण का सिद्धांत? तो देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर दो या दो से अधिक वेव आकर मिला। ठीक है, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, और भी ले सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये दोनों पॉइंट पर ये दो वेव आकर मिला, तो क्या इस पॉइंट के आगे ये दोनों वेव रहेगा? नहीं। ठीक है, इस पॉइंट के आगे क्या होगा? ये दोनों वेव कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद हम लोगों को रिजल्टेंट वेव मिलेगा। वो रिजल्टेंट वेव कैसा हो सकता है? तो जैसे वो रिजल्टेंट वेव ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर ये रिजल्टेंट वेव ऐसा हो सकता है। या फिर ये रिजल्टेंट वेव ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये जो रिजल्टेंट वेव का अलग अलग शेप मैंने फिगर में दिखाया है, ये शेप क्यों और कब होगा? अब जैसे ये दोनों लाइट वेव अगर सेम फेज में हो, सेम फेज बोलने का मतलब क्या है वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। सेम फेज बोलने का मतलब, अब जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे ये वेव है, ठीक है, अब ये वेव मान लो कि इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ। अब जब इस पॉइंट ओ से ये स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री छोड़ दो। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर फेज एंगल हम लोग देखेंगे तो ये होता है π/2। इस पॉइंट पर फेज एंगल होता है पाई, इस पॉइंट पर फेज एंगल होता है 3π/2, और इस पॉइंट पर फेज एंगल होता है 2π। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है यहाँ पर कि अगर दोनों लाइट वेव सेम फेज में मिलेगा, सेम फेज में मिलने का मतलब कि अगर फर्स्ट लाइट वेव का यहाँ पर 0 डिग्री है, सेकेंड भी 0 से ही स्टार्ट हो, और दोनों का जो ये क्रेस्ट है वो एक ही डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्रफ एक ही डायरेक्शन में हो, तब उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, है ना, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अगर यही दोनों अपोजिट रहेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो घट जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों लाइट वेव का जो फेज़ है वो सेम नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? ये शेप मिलेगा। ये मिक्स वेव है, साउंड में हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं बीट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, और ये बिट्स का कंडीशन। तो ये जो कंडीशन होता है वो किसके कारण हो रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स, है ना, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव किसी एक पॉइंट पर मिलता है, तो हम लोगों को रिजल्टेंट वेव मिलता है, रिजल्टेंट लाइट वेव मिलता है, या रिजल्टेंट साउंड वेव मिलता है। और उस रिजल्टेंट साउंड वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो रिजल्टेंट वेव है हमारे पास, ये हो गया रिजल्टेंट वेव। ठीक, ये रिजल्टेंट वेव इन सभी वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होगा? दो या दो से अधिक लाइट वेव किसी एक पॉइंट पर मिलेगा, और जब एक पॉइंट पर मिलेगा तो हम लोगों को रिजल्टेंट वेव मिलेगा, और जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट उन सभी लाइट वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स और साउंड वेव्स meet at same point
then resultant wave is obtained. The displacement of resultant wave is vector sum of all the displacement of sound wave और light wave. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेव हम लोगों को मिलेगा उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट सभी साउंड वेव या लाइट वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड टर्म है हमारे पास इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस क्या है हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरफेरेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग किस प्रकार से करते हैं वो जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या है कंडीशन यहाँ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, जैसे दो लाइट वेव कंसीडर किए, लेट टू लाइट वेव्स, हम लोग दो लाइट वेव कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं पहला है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरा है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस फाइव, प्लस फाइव ही ले लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि ये के एक्स नहीं दिखाते हैं, ऐसे दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों लाइट वेव है, मान लो ये दोनों लाइट वेव सुपरपोज किया, इफ y बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट परिणामी विस्थापन, तो क्या होता है यहाँ पर, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब मान लो कि ये दोनों सेम एक्सिस पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस फाइव, है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग a माइनस बी के टर्म में ले लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a2, इसको लिखेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू साइन फाइव, है ना। साइन ए माइनस बी के टर्म में इसको हम लोग चेंज कर दिए। अब देखो करना क्या है, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो और y इज इक्वल टू, देखो तो क्या होगा, a1 इस टर्म से a1 है ना, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ भी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, a2 कॉस फाइव, क्या लिख देंगे, प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये जिसको कॉमन लिया हम लोगों ने दोनों टर्म से, प्लस आ जाओ इसमें, है ना, इसको a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव को हम आगे कर देते हैं इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये जो रिलेशन हमारे पास है, इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टर्म को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे क्या कंसीडर करेंगे, तो पुट
A1 प्लस A2 cos phi इज इक्वल टू R cos थीटा एंड A2 sin phi इज इक्वल टू R sin थीटा। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, आगे इसका जरूरत पड़ेगा। वेयर R इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट फेज, फेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कला। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों को मिला। अब क्या करना है, देखो पुट करो उसमें, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसके टर्म में, इसके प्लेस पर r cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, A2 साइन फाई के प्लेस पर r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, r को कॉमन ले लो, तो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस था ना, इसको माइनस कर दो, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू r, देखो ये फिर एक बार वही साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस थीटा। ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये दोनों तो था वेव, अब ये दोनों वेव कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर हम लोगों को एक नया वेव मिल गया, जिसको रिजल्टेंट वेव हम लोग नाम दे दिए। उसका इक्वेशन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव। ठीक, अब इंटरफेरेंस में हम लोगों को यूज़ किसका करना है, तो इंटरफेरेंस में जनरली हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं इस रिलेशन का। तो इस रिलेशन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे वो ज़रा देखो। देखो हमारे पास क्या है, नाउ फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को r से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों को निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r squaring and adding equation 1 and 2, है ना, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई स्क्वायर, और r स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दो, a1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इंटू 1
इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और r इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, इंटरफेरेंस में हम लोग जनरली इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अगर तुम लोगों को कभी ऐसा लगे कि हम लोगों को रिजल्टेंट फेज निकालना है, तो रिजल्टेंट फेज निकालने का सिंपल सा मेथड है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोगों को रिजल्टेंट फेज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी देख लो। फॉर रिजल्टेंट फेज, है ना, रिजल्टेंट फेज को थीटा कंसीडर किए थे। क्या करना है इसके लिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, रिजल्टेंट फेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई, r कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई, और टेन थीटा, इसको इन्वर्स के टर्म में लिख देते हैं, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को, उसका तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पर इस इक्वेशन पे आ जाओ तुम लोग वापस। देखो इसमें क्या है, अब देखो अभी जो हम लोग दोनों लाइट वेव कंसिडर किए, दोनों लाइट वेव को माने, उस दोनों लाइट वेव में क्या था कि फेज डिफरेंस हम लोग दिखाए कितने का, फाई का। अगर मान लो कि दोनों लाइट वेव का फेज सेम हो तो क्या होगा, फोर सेम फेज। सेम फेज बोलने का मतलब दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। ये फेज डिफरेंस था। अगर दोनों लाइट वेव का फेज सेम होगा तो फेज डिफरेंस 0, और जब फेज डिफरेंस 0 होगा हमारे पास तो कॉस फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1, है ना। फेज डिफरेंस 0 तो कॉस फाई यानी कॉस 0 डिग्री, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो, r रूट अंडर क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब कॉस का वैल्यू 0 तो यहाँ के ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, और r इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। ये वैल्यू मिला है हम लोगों को क्या, मैक्सिमम। दोनों ऐड हुआ, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ये एक लाइट वेव है, ये दूसरा लाइट वेव है,
है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों आपस में मिल गया, हम लोगों को रिजल्टेंट लाइट वेव जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड, जैसे इसका एम्पलीट्यूड A1 इसका एम्पलीट्यूड A2, ये दोनों मिलकर हो जाएगा R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये कंडीशन है हमारे पास। फिर इसी में देखो 4 अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ? देखो अपोजिट फेज का मतलब क्या है, जैसे ये लाइट वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर दूसरा लाइट वेव नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, है ना, तो ये दोनों का फेज क्या हो गया? अपोजिट। अब ये दोनों का फेज अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट वेव था, ये लाइट वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? इसके पीछे से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये डिफरेंस कितने का हो गया? हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल का डिफरेंस होता है कितने का? पाई का, ठीक है। तो अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ? अपोजिट फेज का मतलब कि जैसे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलेगा, दोनों वेव का हाफ साइकिल अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे फर्स्ट वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट पर या उस प्लेस पर सेकेंड वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। जहाँ पर सेकेंड वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वहाँ फर्स्ट वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट फेज। अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस दोनों का, तो देखो डिफरेंस में क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट वेव तो स्टार्ट होगा जीरो से, है ना, स्टार्टिंग तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही होना है, लेकिन सेकेंड वेव का इस पॉइंट पर नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंड वेव है वो इसके कहीं पीछे से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो जब पीछे से स्टार्ट हुआ होगा तो पीछे जब इसका हाफ साइकिल लेंगे तो ये दोनों का क्या हो गया? डिफरेंस, ठीक। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हाफ साइकिल के बराबर है, तो हाफ साइकिल का फेज होता है कितना? पाई। तो हम लोग यहाँ पर फाई को क्या लेंगे? फाई इज इक्वल टू पाई। और जब फाई का वैल्यू पाई होगा तो कॉस पाई कितना? -1, है ना, कॉस पाई का वैल्यू हो जाएगा -1। और जब ये -1 होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा? देख लो वो भी, अब वैल्यू बैठा देना है वहाँ पर कॉस का। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? R इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और कॉस के प्लेस पर -1, तो ये हो गया R इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। अब ये किसका फॉर्मूला है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू हम लोग यहाँ ले लेते हैं A1 माइनस A2 होल स्क्वायर व्हेन A1 ग्रेटर देन A2। अगर A1 A2 से बड़ा होगा तो A1 माइनस A2, और R इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होल स्क्वायर। ये कब होगा? तो व्हेन A2 ग्रेटर देन A1। दोनों कंडीशन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको पहले लेना है, छोटे वाले को बाद में ले लेना है। अब ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 और A2 माइनस A1। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन मिला। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये इन दोनों को घटाने पर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर यही कंडीशन हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? जैसे ये तो फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकेंड वेव है ना, दोनों को हम लोगों ने मिला दिया। इसका एम्पलीट्यूड A1 ले लिए, इसका एम्पलीट्यूड A2 ले लिए, लेकिन दोनों को मिलाने पर जो रिजल्टेंट वेव मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड तो घट रहा है। तो ये कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2,
तो यहाँ पर मैक्सिमम था और यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम। तो क्या कंडीशन हम लोगों को मिला कि जब दो लाइट वेव सेम फेज में मिलता है तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और जब ये दोनों लाइट वेव अपोजिट फेज में मिलता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग लिए, उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, दोनों का क्या रिलेशन है वो ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग इंटरफेरेंस में चलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी है क्या, तो इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। तो क्या है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये है रेडिएंट एनर्जी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और जैसा कि हम लोग इससे पहले एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो जैसे एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो उस फॉर्मूले में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग आर लिए, क्या लिखेंगे, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब ई आर के प्रोपोर्शनल है तो आई भी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आई भी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आई को हम लोग लिखते हैं E बाई AT, सिंस E इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। E जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर I इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि I भी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर लेते हैं तो I इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब चले आओ यहाँ पर एम्पलीट्यूड के केस में। अब जब हम लोग एम्पलीट्यूड के केस में लेते हैं तो देख लो जरा सा यहाँ, नाउ I इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर रूट अंडर I इज प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इफ I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, देयरफॉर रूट अंडर I1 is proportional to A1 and I2 is proportional to A2 square, therefore root under I2 is proportional to A2। ठीक है, सारे का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। तो अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नाउ R इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2
cos फाई, ठीक है। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, आर स्क्वायर के प्लेस पर आई, इसके प्लेस पर I1, इसके प्लेस पर I2, 2, इसके प्लेस पर रूट अंडर I1, इसके प्लेस पर रूट अंडर I2 cos फाई लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की, तो क्या लिखे थे अभी हम लोग रिलेशन थोड़ी देर पहले, तो फॉर सेम फेज के लिए हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या मिला था, आर इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमारे पास था, चूंकि ये मैक्सिमम था, तो इसको हम लोग आई ये आर मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। तो आर मैक्सिमम, नाउ आई मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम स्क्वायर। तो क्या हो गया, आई मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। ये भी रिलेशन होगा, आई मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इसको प्रोपोर्शनल नहीं, अब जब इसको इंटेंसिटी में चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर अपोजिट फेज, अपोजिट फेज के लिए हम लोग क्या लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2, देयरफॉर आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम स्क्वायर, और आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। इसको भी इंटेंसिटी में चेंज करेंगे तो ये साइन इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो देगा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर रेशियो निकालना होगा तो डिवाइड कर दो सीधे उसको। तो देखो डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन इक्वल में चेंज हो जाता है, तो इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में भी दिखा सकते हैं। तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, ठीक है। ध्यान देना यहाँ A1 में से A2 घटा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, वेयर A1 ग्रेटर देन A2। अगर ऐसा नहीं होगा तो A2 माइनस A1 करेंगे, और इंटेंसिटी के टर्म में अगर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2, ठीक है। इस पर बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो जब हम लोग इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे तब उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला है, इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी और ऐसे 12 के ख्याल से भी, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंटेंसिटी का रिलेशन। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।